हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। चलो, हो गया था अगला असाइनमेंट आपका, डे 3 का। यस सर। 5 और 8 एक बार आप समझा देते। तो सारे डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूँ कि आपने असाइनमेंट अटेम्प्ट किया था कि नहीं किया था। यस सर किया था। ठीक है। हाईली इंपॉर्टेंट वर्कशीट है ये, खासकर फंक्शन की। फंक्शंस में अगर आप देखोगे पीवाईक्यू पिछले 3 साल के भी, तो इसमें बहुत सारी वेराइटी आती है। कुछ कुछ वेराइटी बहुत टफ भी रहती है, कुछ कुछ मीडियम हार्ड रहती है, और कुछ कुछ बहुत लेंदी भी रहती है। कुछ कुछ क्वेश्चन काफी लेंदी भी जाते हैं। ठीक है, तो उन सारी वेराइटीज में से छांट के ये 25 क्वेश्चन बनाए कि मिनिमम अगर आप इतना कवर कर लेते हो तो अपने चांसेस है कि शायद इसमें से मतलब 80% 85% चांसेस है कि इन्हीं वेराइटी में से आपका कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर आएगा। इसलिए जितने भी वेराइटी यहाँ पे कवर हैं, सारी ऐसी हैं जो कि इजी मीडियम कैटेगरी में आती है और जो कि बार बार जेई में रिपीट होती है। ठीक है, 2000 2004 से लेके 2025 तक पिछले 20 साल में से जो जो भी आया वो यहाँ पे कवर हुआ है। फर्स्ट वाला था आपका डोमेन। तो डोमेन आपका आसान है। डोमेन निकालने के लिए दो तीन तीन वेराइटी मैंने डोमेन की रखी है, क्योंकि डोमेन के बहुत क्वेश्चन आते हैं। खासकर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के साथ उसको जोड़ देते हैं, या तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, या तो लॉग, या फिर रूट। ये तीन वेराइटी आती है। इनवर्स वाला फंक्शन, लॉग वाला फंक्शन, स्क्वायर रूट वाला फंक्शन। तो जब भी इनवर्स वाला आता है, तो फर्स्ट वाले केस में तो आपका जो साइन इनवर्स के अंदर फंक्शन है वो -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। अंडर रूट के अंदर जो क्वांटिटी है वो होती ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पर डिनोमिनेटर में तो सिर्फ ग्रेटर देन 0। इन दोनों का आप क्या ले लोगे, इंटरसेक्शन। ये क्वेश्चन नंबर 1। इंटरसेक्शन देख के देखना पड़ेगा कौन सा कॉमन आंसर आ रहा है। सेकेंड वाला क्वेश्चन आपका क्लास का इलस्ट्रेशन है। ऑड इवन में ये वाला एग्जांपल मैंने क्लास में भी लिया था, जो आपको पढ़ाया था पहले। ये वाला जो फंक्शन है ये ऑड आता है। अच्छा, ये ऑड की प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे भी काम आएगी डेफिनेट इंटीग्रेशन में। जब ऑड का अगर इंटीग्रेशन आ जाता है, इस क्वेश्चन का एक बार डेफिनेट इंटीग्रेशन में भी क्वेश्चन आ गया था। -1 to 1 या हाँ -1 to 1 इंटीग्रेशन कुछ करवाया था उन्होंने, और फंक्शन ऑड था तो डायरेक्ट आंसर 0 लिख दिया था। ठीक है, तो इसमें x की जगह -x रिप्लेस करोगे अगर आप, तो बनेगा log ऑफ अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का x। इसको अगर हम रेशनलाइज कर देंगे, इसको अगर आप रेशनलाइज कर दोगे, मतलब इसके प्लस वाले से मल्टीप्लाई डिवाइड अगर मैं कर दूंगा, तो वापस से हमारा जो ओरिजिनल फंक्शन है उसी टाइप का क्रिएट हो जाएगा। तो प्लस वाले पार्ट से डिवाइड किया, प्लस वाले पार्ट से मल्टीप्लाई किया, तो न्यूमरेटर में बनेगा a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे तो 1 बचेगा ऊपर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे तो क्या बचेगा, 1, और नीचे बचेगा ये। अब इसकी होल पावर क्या कर दोगे, -1। इसकी होल पावर, रेसिप्रोकल की होल पावर कितनी हो जाएगी, -1। ये -1 आगे आ जाएगा, ये -1 क्या आ जाएगा आगे, तो आपके पास क्या आ गया, -f(x) आ गया। मतलब फंक्शन क्या हो गया, ऑड। तो ध्यान रखना, इसका रिजल्ट भी बहुत काम आता है। तो ये वाला फंक्शन आपका ऑड है, इसका रिजल्ट काम आता है, इसलिए वाला क्वेश्चन लिया था। थर्ड, 1 1 on 2 पे भी जेई क्वेश्चन पूछता है। अगर इजी मीडियम आया तो करके आ जाना, ज्यादा टफ है छोड़ देना। लेकिन 1 1 on 2 का तरीका आपको पता होना चाहिए। क्लास में कवर भी किया है कि 1 1 को चेक करने के लिए आपको मैंने 3 तरीके सिखाए थे क्लास में। कोई भी फंक्शन 1 1 है कि नहीं है, 1 1 को एक नाम से और जानते हैं, इंजेक्टिव। 1 1 को चेक करने के तरीके थे 3। एक था कि f(x1) इक्वल टू f(x2) करो, ये आपके एनसीईआरटी में। और फाइनल सिंप्लीफिकेशन के बाद अगर x1 इक्वल टू x2 आ जाता है, सिर्फ यही सॉल्यूशन, ओनली सॉल्यूशन आता है, x1 इक्वल टू x2 देन 1 1। दूसरा ग्राफिकल तरीका, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। अगर ग्राफ पता हो उस फंक्शन का तो ग्राफ ड्रॉ करके देख लो। ठीक है, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन सिर्फ एक ही जगह कट करती है, कट्स ओनली एट वन पॉइंट, कहीं पे भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो सिर्फ एक बार में एक ही जगह कट करती है, तो मतलब 1 1 होगा। एक से ज्यादा जगह कट करेगी तो 1 1 नहीं होगा। और तीसरा तरीका था आपका जो सबसे ज्यादा आप यूज करते हो, मोनोटोनिक फंक्शन। अगर फंक्शन मोनोटोनिक है, मोनोटोनिक मतलब या तो इंक्रीजिंग, कंप्लीटली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अगर फंक्शन आपका मोनोटोनिक है तो वो 1 1 होगा।
क्या होगा 1 1, क्योंकि अगर बढ़ता ही जाएगा बढ़ता ही जाएगा बढ़ता जाएगा तो हॉरिजॉन्टल लाइन कहीं पे भी ड्रॉ करो एक ही जगह कट करेगी, और घटता जाएगा तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो एक ही जगह कट करेगी। और इंक्रीजिंग पता करने का तरीका क्या था, dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0। डिफरेंशिएशन अगर ऑलवेज पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग, और डिफरेंशिएशन ऑलवेज नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग। तो ये 1 1 को पता करने के 3 तरीके थे, ठीक है। और ऑन टू को पता करना हो तो ऑन टू मतलब सर्जेक्टिव फंक्शन, सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू पता करना अगर हो तो ऑन टू में सिंपल रेंज और कोडोमेन बराबर होनी चाहिए। कोडोमेन क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगी, रेंज आपको निकालनी पड़ेगी। अब रेंज को निकालने की भी 3 वेरायटी थी अलग अलग, आपको क्लास में कराई थी। या तो एक्स वाई के टर्म्स में लिख लो, एक्स की वैल्यू वाई के टर्म्स में लिखो तो फिर पता चल जाएगा वाई कहां से कहां तक लाई कर रहा है। क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक अगर आती तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो। और इसके अलावा मान लो कभी कभी बस फंक्शन है तो फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ग्राफिकली पता करने की कोशिश करो, डिफरेंशिएट करके देखो कि अगर इंक्रीजिंग है तो मैक्सिमम कहां तक जाएगा, टर्न कर रहा है तो मैक्सिमा कहां पे आ रहा है। तो आप ग्राफिकली भी रेंज पता कर सकते हो। तो अलग अलग तरीके होते हैं रेंज पता करने के। अगर रेंज कोडोमेन के बराबर आ गई तो फंक्शन ऑन टू होगा, मतलब सर्जेक्टिव होगा। अब जो आगे का असाइनमेंट है उसमें आपको नंबर ऑफ 1 1 नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन के भी क्वेश्चन मैंने दिए हैं, तो अगले असाइनमेंट में वो डिस्कस करेंगे कैसे नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन हम कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे हमको सिर्फ पूछा था कि 1 1 ऑन टू है कि नहीं ऑन रियल नंबर, रियल मतलब ये आपकी कोडोमेन हो गई, कोडोमेन और डोमेन हो गई, रियल नंबर है। ऑन टू ऑन आर, ऑप्शन में ऑन टू आर में चेक करना है, मतलब ये क्या हो गई आपकी कोडोमेन, और ये आपकी हो गई डोमेन। एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 1, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 1। इसका डिफरेंशिएशन करके देख लेते हैं। तो डिफरेंशिएशन जब आप करोगे तो आपका डिफरेंशिएशन आ रहा होगा 3x स्क्वायर प्लस 5। तो डिफरेंशिएशन ऑलवेज पॉजिटिव है, हाँ है ना, 2 नंबर का स्क्वायर है, यस सर। ऑलवेज पॉजिटिव है मतलब इंक्रीजिंग मतलब 1 1 तो हो गया। ऑन टू चेक करने के लिए इसकी रेंज निकालनी पड़ेगी। कोडोमेन क्या गिवन है क्वेश्चन में, कोडोमेन हमको गिवन है ऑल रियल नंबर। अब रेंज कैसे पता करें, हाँ सर डिफरेंशिएशन, हाँ मतलब वही डिफरेंशिएशन आपका पॉजिटिव है मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग है, क्यूबिक फंक्शन और इंक्रीजिंग है मतलब एक्स। अच्छा ये क्वेश्चन इसमें भी आ सकता है, फाइंड द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। बताओ इस इक्वेशन कितने रियल रूट होंगे, क्यूबिक इक्वेशन है इसके कितने रियल रूट होंगे, बोलो। सर एक ही होगा, है ना, एक रियल होंगे, बच्चे भी 2 इमेजिनरी होंगे। क्यों, क्योंकि ये इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है मतलब बढ़ता ही जा रहा है बढ़ता ही जा रहा है बढ़ता ही जा रहा है, तो ग्राफ एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही जगह कट करेगा, वापिस मुड़ेगा ही नहीं। क्योंकि आपने क्या करा, डिफरेंशिएशन करके देखा तो मतलब फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है मतलब एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, बढ़ता ही जाएगा तो एक्स एक्सिस को एक ही जगह कट करेगा। तो आप देखोगे अगर जब आप एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी रखोगे तो माइनस इन्फिनिटी पे फंक्शन माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, रखो यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी रखो तो माइनस इन्फिनिटी जाएगा, और पॉजिटिव इन्फिनिटी रखने पे भी पॉजिटिव इन्फिनिटी जा रहा है। मतलब इसकी रेंज जो है वो क्या है, ऑल रियल नंबर है, पूरी वाई एक्सिस कवर कर रही है, हाँ है ना। यस सर। देयरफॉर रेंज इक्वल टू कोडोमेन, रेंज इक्वल टू कोडोमेन। तो रेंज और कोडोमेन अगर बराबर है मतलब ऑन टू, मतलब ये फंक्शन 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा, ठीक है। तो ये तरीका था इसको सॉल्व करने का। ऑप्शन नहीं है क्या कोई, हाँ ये रहा ऑप्शन नंबर सी, क्लियर है। ओके, फोर्थ वाले में वापिस से इंजेक्टिव सर्जेक्टिव पूछा था आर से ये, तो इस बार कोडोमेन क्या दिया है, -1/2 से +1/2 ये आपकी कोडोमेन है। डोमेन आपकी ऑल रियल नंबर, एक्स को आप कुछ भी रख सकते हो, और फंक्शन है x अपॉन 1 + x²। अब आपको ये चेक करना है क्या ये इंजेक्टिव सर्जेक्टिव कुछ है कि नहीं है। दो तरीके हैं, f(x1) = f(x2) भी कर सकते हो, या फिर वापिस अगर आपको डिफरेंशिएट करना तो डिफरेंशिएट कर दो। देखो ध्यान से, एक पेज ऐड कर देता हूँ, क्या है फंक्शन x अपॉन 1 + x²। f(x) = x अपॉन 1 + x²। इसका डिफरेंशिएशन देखो ध्यान से क्या आएगा, इसका डिफरेंशिएशन देख लेते क्या ऑलवेज पॉजिटिव है, ऑलवेज नेगेटिव है, या पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। तो u/v रूल लगेगा, u डैश इंटू v माइनस v डैश इंटू u अपॉन v²।
तो ये आ जाएगा, कितना आ रहा है, 1 + x² - 2x², 1 - x² अपॉन 1 + x² का होल स्क्वायर। क्लियर है? बोलो, हाँ है ना? तो आप देखोगे Yes, sir. डिफरेंशिएशन, अब x की वैल्यू अलग अलग रखूंगा। अगर मान लो x की वैल्यू में 1 से ज्यादा रखूंगा तो डिफरेंशिएशन पॉजिटिव नेगेटिव आ जाएगा। 1 से ज्यादा रखूंगा तो क्या आएगा, नेगेटिव। x की वैल्यू 1 से कम रखूंगा, मतलब -0 -1 से 1 के बीच में रखूंगा तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो f' मेरा पॉजिटिव भी आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, मतलब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों हो रहा होगा। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, मैनी वन, है ना? अंडरस्टूड? बोलो। Yes, यस sir. सर। ओके, अब रेंज निकालनी। रेंज कैसे निकालेंगे, y = x अपॉन 1 + x² है, बताओ। सर वाई की टर्म में चेंज करके हाँ, क्वाड्रेटिक निकाल के। लीनियर बाय क्वाड्रेटिक है, जब भी लीनियर बाय क्वाड्रेटिक है या क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x में क्वाड्रेटिक बना लो। जब भी ध्यान रखना, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक भी जेईई में पूछा गया है। क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक है, रेंज निकालने का तरीका क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, y + yx² = x। x में क्वाड्रेटिक बना लो। x में क्वाड्रेटिक क्या बनेगी, yx² माइनस x प्लस का y = 0। तो ये क्वाड्रेटिक बन गई ax² + bx + c, है ना? x में क्या बन गई, क्वाड्रेटिक। अब आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ x रियल नंबर है, मतलब इसका d क्या होना चाहिए, > 0। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट > 0 कर दो। तो डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्या हो जाएगा, b² - 4ac > 0। b कितना है यहाँ पे, -1 -4ac, a कितना है y, c कितना है y, > 0। तो ये आ जाएगा 1 - 4y² > 0। यहां तक समझ में आया? यस सर। एवरीवन ध्यान रखना, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक का क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x में क्वाड्रेटिक बनाओ, d > 0 करो, y में अपने आप रिलेशन आ जाएगा। तो आपके पास क्या आया, 1 - 4y² > 0, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे, < 0 दोनों फैक्टर बना देना, 2y + 1 × 2y - 1 < 0 प्लॉट कर दो, -1/2 + 1/2 प्लस माइनस प्लस, आपको चाहिए < 0, मतलब ये। तो आपकी y की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, -1/2 से +1/2। ओके, ये आपका कोडोमेन के बराबर भी था, यस सर। मतलब ऑन टू हो जाएगा। ऑन टू मतलब सर्जेक्टिव। क्लियर? मतलब इंजेक्टिव नहीं होगा लेकिन ऑन टू होगा। क्वेश्चन नंबर 4 अंडरस्टूड एवरीवन? Yes. तो ये एक वेराइटी थी। फिफ्थ वेराइटी में पूछा था इनवर्स निकालो, और इन्वर्टिबल है कि नहीं ये भी पता करना था। तो कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल होगा कि नहीं होगा, कैसे पता करेंगे? किसी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, कैसे पता करोगे? सर कंपोजिट फंक्शन। क्या करोगे? नहीं, कंडीशन क्या होती है किसी भी फंक्शन के इनवर्स एग्जिस्ट करने की, कंडीशन क्या होती है? सर वो 1 और ऑन टू होना चाहिए। वेरी गुड, हाँ। वो 1 1 और ऑन टू होना चाहिए, मतलब बाइजेक्टिव होना चाहिए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की स्टार्टिंग भी तो यही थी कि आपका जो इनवर्स साइन फंक्शन था वो मेनी वन था। तो फिर अपन ने क्या बोला था, कोई भी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट कब करेगा, जब वो 1 1 और ऑन टू हो, हाँ है ना? यस यस। ठीक है, तो उस फंक्शन को 1 1 और ऑन टू होना जरूरी है, तब जाके उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ओके, आज याद दिलाना, अटेंडेंस लूंगा मैं, ठीक है? और लेट मत ज्वाइन करा करो। गौरव, अभी ज्वाइन किया आपने क्या? यस सर। क्यों? जब वो फोन में थोड़ी बैटरी कम थी ना, तो चार्जिंग पे लगा रखा था, तो इसलिए थोड़ा सा लेट ज्वाइन करा। तो आपको पता नहीं था कि टाइम क्लास का क्या रहता है? सर वो अभी जब केमिस्ट्री क्लास हुई तब तो बैटरी थी, लेकिन अब खत्म हो गई इस क्लास के बीच में, तो अभी थोड़ी सी चार्जिंग के लिए लगा लिया था। ऋषि, आप भी अभी ज्वाइन किया आपने? यस सर। अब आप खुद सोचो, ये जो 15 मिनट थे इनमें 4 क्वेश्चन डिस्कस हो गए, और इन 4 क्वेश्चन में लगभग 4 कॉन्सेप्ट थे। बाकी लोग बताओ, ये जो 4 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, इसमें कितने कॉन्सेप्ट, 4 कॉन्सेप्ट डिस्कस हुए कि नहीं हुए? एक 1 1 ऑन टू कैसे पता करना, ऑड इवन कैसे पता करना, डोमेन रेंज कैसे पता करना, सर्जेक्टिव इंजेक्टिव कैसे पता करना। चारों में कितने अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट थे। रेंज कवर हो गई, डोमेन कवर हो गई, 1 1 ऑन टू कवर हो गया, ऑड इवन कवर हो गया, आपके 15 मिनट के चक्कर में। आपको पता नहीं क्लासेस की सीरियसनेस ही समझ में नहीं आती क्या?
पता है जब शाम की क्लास है तो फोन 7 बजे से पहले 100% चार्ज करके रखना चाहिए, कि मान लो शाम की क्लास में 5 मिनट भी मिस नहीं होनी चाहिए। 7:45 की क्लास में अगर आप 2 मिनट भी लेट आते हो मतलब नुकसान है। और आपको पता है मैथ्स की क्लास में 1 मिनट के अंदर अंदर चालू कर देता हूँ। और ये शुरू के 4 क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट थे, लेकिन आप लोगों को कोई मतलब ही नहीं है। बहुत सारे बच्चे अभी भी कुछ हैं, 1-2 बच्चे गिने चुने जो असाइनमेंट नहीं भेज रहे। आपको क्या लग रहा है कि ये कोई फालतू क्वेश्चन है? आपको कहीं कहीं पे भी ढूंढ लो, इतना सिलेक्टिव अप्रोच कहीं नहीं मिलेगा। ये जितना मैंने ये 25 क्वेश्चन का सेट बनाया है पिछले 20 साल के क्वेश्चन में से, आप फंक्शन करके देख लो, इतने टफ टफ पीवाई क्यों आपसे हिलेंगे भी नहीं। अगर यही क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बन पा रहे अभी इजी मीडियम लेवल के इंपॉर्टेंट पीवाई की, तो आपसे जो हायर लेवल के क्वेश्चन वो तो हिलेंगे भी नहीं। इसलिए क्लासेस बिल्कुल लेट नहीं होना चाहिए। अगली बार से 5 मिनट बाद मैं यहाँ पे एंट्री बंद कर दूंगा, फिर आपको नहीं आना मत आओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब आखिरी का 1.5 महीना बच्चा है और अभी भी सीरियसनेस नहीं है तो छोड़ दो जेई, पहले बता दो हमको, हम मेहनत कम करें। दिसंबर में तो उन्हीं पे मेहनत करूंगा, भले 30 बच्चे के बैच बने। एक ही बैच बनाना वैसे भी हमको दिसंबर मंथ में, एक सिंगल बैच चलेगा थोड़े बच्चों का। तो जिनको नहीं करना पहले ही बता देना, बार बार ऐसा नहीं चलना चाहिए। क्योंकि मुझे पता है ना 4 क्वेश्चन में आपके लेट ज्वाइन करने से कितना ज्यादा नुकसान हुआ है। अब पता नहीं आपको समझ में आएगा कि नहीं आएगा। ये ऑलरेडी ये चैप्टर पहले हो चुका है, यहाँ पे सेकेंड टाइम रिवीजन चल रहा है, फिर भी आप लोगों को सीरियसनेस नहीं है। देखो ध्यान से 5th क्वेश्चन, इंजेक्टिव पता करने का तरीका क्या होता है, आपको ये पता करना पड़ेगा। कभी भी पूछे ऑप्शन में आए इंजेक्टिव मतलब सॉरी इन्वर्टिबल है कि नहीं है। इन्वर्टिबल मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो किसी भी फंक्शन का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब 1 1 और ऑन टू दोनों हो। तो आपको इसको चेक करना पड़ेगा कि 1 1 और ऑन टू है कि नहीं है। अगर 1 1 और ऑन टू 1 1 प्लस ऑन टू मतलब बाइजेक्टिव अगर हो रहा है मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है। अब आप निकाल लेना, बहुत आसान है इसका निकालना है। रेंज निकालना भी बहुत आसान है, कोडोमेन निकालना भी बहुत आसान है, मतलब डोमेन निकालना वो 1 1 प्रूव करना भी आसान है। मैं कर दूंगा, लेकिन फिलहाल आपको मैं सिखा देता हूँ इनवर्स कैसे निकालना है। बहुत इनवर्स के लिए भी बहुत बेसिक फंक्शन था, एनसीईआरटी लेवल था, लेकिन फिर भी 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। सोचो एकदम फंडामेंटल लेवल का इनवर्स का क्वेश्चन था। इस वेराइटी से सेम वेराइटी आपको एनसीईआरटी में भी गिवन है, y इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2। अब इसका इनवर्स कैसे निकालोगे आप? x की वैल्यू y के टर्म्स में निकाल लो। x की वैल्यू क्या करो, y के टर्म्स में निकाल लो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो पहले। x मुझे यहाँ से x पता करना था, सारे x को साथ में कलेक्ट कर लेंगे। तो x y टर्म है, यहाँ से x आ जाएगा, बाकी टर्म्स को उधर भेज रहा हूँ। x वाली टर्म को अलग कर लिया, यहाँ से x कॉमन, x की वैल्यू आ जाएगी 2y माइनस 1 अपॉन y माइनस 1। ठीक है। तो देखो y इक्वल टू एफ एक्स होता है आपका, यहां से आप x को क्या लिख सकते हो, f उधर जाके क्या हो जाएगा f इनवर्स y। x की जगह क्या लिख सकते हैं f इनवर्स y, तो यहां से देखो क्या आ जाएगा, x की जगह आ जाएगा f इनवर्स y इक्वल टू 2y माइनस 1 अपॉन y माइनस 1। आपको अगर x के टर्म्स में आंसर चाहिए तो y की जगह वापस x रख दो, तो f इनवर्स x इक्वल टू 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। तो ये आपका इनवर्स आ गया। क्लियर हो गया सबको? बोलो। यस ठीक। यस सर। अब इसको आपको अगर इन्वर्टिबल भी चेक करना है तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 है। तो 1 1 चेक करने के लिए तो डिफरेंशिएट करो, इससे आसान तरीका ये कर लो, एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 करके देख लो। तो एफ ऑफ x1 मतलब x1 माइनस 1 अपॉन x1 माइनस 2 इक्वल टू x2 माइनस 1 अपॉन x2 माइनस 2। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा, मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा 1 1, है ना। अब इसकी आपको निकाल लो, क्या निकाल लो, रेंज। रेंज निकालने के लिए y x के टर्म्स में दिया तो x y के टर्म्स में निकाल लो, जो ऑलरेडी हमने निकाला हुआ है। सिंप्लीफाई करोगे तो x की वैल्यू y के टर्म्स में कितनी आ रही थी, 2y माइनस 1 अपॉन y माइनस 1। तो बताओ यहाँ से y की वैल्यू क्या होगी, रेंज y बिलोंग्स टू r minus 1। ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1। तो ये आपकी रेंज आ गई। अब चेक कर लेते क्या कोडोमेन भी यही गिवन थी। ये देखो कोडोमेन भी यही गिवन थी, है ना। मतलब फंक्शन इन्वर्टिबल है और इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और कितना आया था अपना इनवर्स, 2y माइनस 1 अपॉन y माइनस 1, 2y माइनस 1 अपॉन y माइनस 1। अब देखो 2018 का ही क्वेश्चन है, बहुत फंडामेंटल था। ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो छोड़ने नहीं है आपको। बोलो समझ में आ रहा है? इसलिए मैंने पीवाई की वर्कशीट दी थी, आपको ऐसे क्वेश्चन को पिकअप करना है।
कोई कोई बच्चों ने ऑलरेडी फंक्शन चैप्टर छोड़ देते, मैक्सिमम बच्चे फंक्शन चैप्टर छोड़ के चल जाते हैं, लेकिन उनमें ये जो वेराइटी है, ये वेराइटी आपकी इजी लेवल है। मतलब ऐसी वेराइटी को आपको छोड़ना नहीं है शुरू के 5 क्वेश्चन। और आपका टारगेट एक्चुअल में एग्जाम में भी वही है कि आपको इजी लेवल पिकअप करना है। मैथ्स का टारगेट है 6 से 7 क्वेश्चन का इजी लेवल का। चलो, इसके बाद था 6th 7th 8th। अब 6th भी जो वेराइटी है बहुत फंडामेंटल है, बहुत बार जेई में आ चुकी है। जीएक्स दिया हुआ है और गॉफ दिया हुआ है, वो पूछा एफएक्स क्या होगा। अब देखो यहाँ पे कभी कभी एफएक्स पूछ लेंगे, एफएक्स 5/4, कभी कभी पूछेंगे एफ ऑफ 2 पता लो, कभी कभी पूछेंगे फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ एफएक्स, कभी कभी पूछेंगे एफएक्स के बारे में कुछ भी पूछ लेंगे। मतलब अलग अलग वेराइटी चेंज कर सकते हैं, लेकिन तरीका एफएक्स निकालने का तरीका आपको आना चाहिए कि एफएक्स ऐसा क्वेश्चन अगर दे दें तो एफएक्स कैसे निकालना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो ध्यान से। जीएक्स की वैल्यू गिवन थी x² प्लस x-1। तरीका बहुत कंसंट्रेट होकर सुनना। और गॉफ आपको दिया हुआ था 4x² माइनस 10x प्लस 5। 4x² माइनस 10x प्लस 5। और आपको पता करना है एफएक्स क्या होगा। अब सुनो अच्छे से, एफएक्स पता करना है। तो गॉफ हमको दिया हुआ है जी ऑफ एफएक्स, जिसकी वैल्यू क्या गिवन है ये, ठीक है। अच्छा, गॉफ एक्चुअली होगा दिखेगा कैसे, जी ऑफ एफएक्स। तो जी के अंदर अगर मैं एफएक्स रखूंगा, जी के अंदर अगर मैं एफएक्स रखूंगा तो फंक्शन बनेगा कैसा, ये आपका जीएक्स है, इसके अंदर अगर आप एफएक्स रखोगे तो आपका फंक्शन कैसे दिखेगा, एफएक्स का स्क्वायर है ना, प्लस fx-1। यहां तक समझ में आया। यस सर। आपका गॉफ दिखना कैसा चाहिए, fx का स्क्वायर प्लस fx-1। मतलब ये जो आंसर दिया हुआ है ये फाइनली कैसा दिखना चाहिए, गॉफ की वैल्यू कैसी आनी चाहिए आपकी, fx का स्क्वायर प्लस fx-1, ऐसा बनाना है आपको, हाँ है ना। और फिर कंपेयर करके Yes. fx पता करना कि fx एक्चुअली होगा क्या। ऐसे लिख लिया करो आप। आपको किस डायरेक्शन में जाना, जैसे मैंने आपको कल रिलेशन में बताया था, किस डायरेक्शन में जाना वो पहले से लिख लो ताकि क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। गॉफ एक्चुअली बनाना क्या है, fx का स्क्वायर प्लस fx में, मतलब इस तरह का फंक्शन क्रिएट करना है। किस तरह का फंक्शन क्रिएट करना है कि यहाँ पे एक फंक्शन होना चाहिए जिसका स्क्वायर, और सेम फंक्शन का यहाँ पे सेम फंक्शन यहाँ पे होना चाहिए माइनस का 1। इसको सिंप्लीफाई करके ऐसा लाना है, ठीक है। कोशिश करते हैं और फिर कंपेयर करके पता चल जाएगा फिर तो एफएक्स कितना आ रहा है। अच्छा, किसी नंबर का स्क्वायर हो रहा है। अब यहाँ पे तो क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक मतलब किसी लीनियर का स्क्वायर करेंगे तभी तो क्वाड्रेटिक बनेगी, है ना। Yes. तो मुझे अगर 4x² क्रिएट करना है, 4x² क्रिएट करना, तो किसका स्क्वायर करो ताकि 4x² क्रिएट हो, बोलो। 4x² किसका स्क्वायर होता है, 2x का। Sir, 2x का। मतलब एक पार्ट तो आपको 2x होगा, ये फिक्स हो गया है ना। तो fx के अंदर fx एक लीनियर फंक्शन, इतना तो आइडिया लग गया क्योंकि लीनियर का स्क्वायर ही क्वाड्रेटिक होती है ना। तो fx एक लीनियर फंक्शन है, उसमें एक पार्ट तो मुझे पता चल गया 2x है। अब बचा हुआ पार्ट पता करना है, तो लॉजिकली ही पता करेंगे। तो देखो क्या क्या था, fx का स्क्वायर प्लस fx-1। तो fx में 2x तो ऑलरेडी आ चुका है और एक माइनस का 1 आएगा, है ना। अब बस ये पता करना है कि इसके साथ क्या आएगा, इसके साथ कांस्टेंट टर्म आएगा। अब देखो अगला मुझे क्या क्रिएट करना था, माइनस का 10x। क्या क्रिएट करना है, माइनस का 10x। अब खुद से सोचना, देखो पहले से एक प्लस का 2x है, पहले से एक प्लस का 2x है, तो यहाँ पे मैं क्या करूं ताकि -10 क्रिएट हो। 2x में हम ऐसा क्या ऐड करेंगे ताकि -10x क्रिएट हो जाए। आपको मुझे -2। आपको क्या लाना, -10 लाना है आपको -10। अब देखो 4x² तो बन गया, इसका तो काम हो चुका है, इसका स्क्वायर करोगे 4x² आपका आ चुका है। आपको क्या लाना, माइनस का 10 लाना। कंसंट्रेट होकर सुनना, डबल रिपीट मत करवाना, कोशिश करना। तो इसलिए एकदम हाईली कंसंट्रेट होकर सुनो। 4x² आपको चाहिए था तो 4x² यहां से बन जाएगा। अगला क्या टर्म चाहिए था, माइनस का 10x। अब क्वेश्चन में ऑलरेडी प्लस का 2x है, मतलब कहीं ना कहीं -12x अगर आएगा तो -12 + 2 माइनस का 10 बन जाएगा, है ना। यस सर। मतलब इसका जो होल स्क्वायर ओपन करोगे उसमें प्लस का 12 सॉरी माइनस का 12x आना चाहिए। क्या आना चाहिए, माइनस का 12x। इसके होल स्क्वायर में क्या आना चाहिए, माइनस का 12x, ताकि वो 2x के साथ ऐड होके माइनस का 10 बन जाए। अब बताओ यहाँ पे मैं क्या रखूं ताकि माइनस का 12x क्रिएट हो। -6।
तो 6 हाँ। रखोगे तो 6 टू जा 12, लेकिन 2a भी बनाना ना, 2a इंटू बी, तो माइनस का 3 आएगा। ए स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab में तो यही बनेगा ना, क्रॉस चेक कर लो, Yes, sir. है ना। ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 3। आप क्रॉस चेक करके देख लो, यही बनेगा। अच्छा, आपको कंफ्यूजन हो सर, नहीं समझ में आ रहा था, आप क्या करो, 2x तो पता चल ही गया था, आपको समझ में नहीं आ रहा यहाँ पे क्या रखना है, आप एक काम करो, ए रख लो। क्या रख लो, ए। आपको नहीं समझ में आ रहा है कि सर हमको क्या रखना है, नहीं समझ में आ रहा है, तो एक काम करो, यहाँ पे 2, इतना तो आइडिया लग ही जाएगा भाई, 2x आएगा। 2x के साथ क्या आएगा वो नहीं पता चल रहा था, तो आप करो ए रख लो, तो 2x का स्क्वायर fx का स्क्वायर आना चाहिए। फिर एक और टर्म क्या बनेगा, fx 2x प्लस ए माइनस का 1, और ये किसके बराबर आना चाहिए, 4x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5। क्लियर है, ये तो कर सकते हो आप, यहां से ए पता कर लेना, एक तरीका ये। और दूसरा तरीका लॉजिकली जो मैंने सिखाया है, लॉजिकली भी बहुत आसान तरीका था, है ना। लॉजिकली कैसे से बताया था कि आपको फंक्शन क्रिएट करना है, तो एक यहाँ पे क्या बनेगा, 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2x प्लस 2x माइनस 3 और माइनस का 1। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यही बनेगा। तो आपका फंक्शन fx आ गया, fx क्या आ गया, 2x माइनस 3। बोलो समझ में आ रहा है। और भी तरीके हो सकते हैं, अलग अलग तरीके अपनाया जा सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, बस अल्टीमेटली आपको जो फंक्शन क्रिएट करना है वो आना चाहिए। बोलो, अंडरस्टूड है कि डाउट है। Yes, sir. सर वो वाला एक बार आप एक्सप्लेन कर स्टार्टिंग का। कौन सा वाला, सर वो 2x का। 2x का क्या, 4x स्क्वायर बनाने के लिए किसका स्क्वायर होता है, 4x स्क्वायर, ओके सर। 2x का ही तो स्क्वायर होता है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर जब आप ओपन करोगे तो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो 4x स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है, 2x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 2x रखना पड़ेगा, तभी तो 4x स्क्वायर क्रिएट होगा। क्लियर है। सर हमें टर्म टू टर्म कंपेयर करके करना है। हाँ, एक एक करके। सबसे आसान था 2x निकालना, फिर पता करना था कांस्टेंट टर्म क्या आएगा। तो मैंने सोचा -10 बनाना, तो -10 बनाना है तो प्लस का 2 पहले से प्रेजेंट है, तो माइनस का 12 क्रिएट करना है। प्लस का 2x पहले से प्रेजेंट है, तो क्या क्रिएट करना था आपको, माइनस का 12। तो माइनस का 12 बनाने के लिए यहाँ पे माइनस का 3 रखना पड़ेगा। 2ab फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ओके। अब 7th वाला काफी अच्छा क्वेश्चन था। 7th में लॉजिक सीखो कि लॉजिक क्या अप्लाई होगा। fx दिया हुआ है 5 की पावर x अपॉन 5 की पावर x प्लस 5। ऐसे क्वेश्चन की करने की वैरायटी बहुत स्टैंडर्ड होती है, कैसे अप्रोच करना है वो इंपॉर्टेंट है सीखना, बस वैरायटी चेंज होगी। एक और क्वेश्चन आया था 2023 में भी, आपको दिया हुआ है मैंने इसी वर्कशीट में। 2023 में भी सेम वैरायटी आई थी, डेटा चेंज कर दिया था बस। क्या ऑब्जर्वेशन करोगे, देखो जो वैल्यू पूछी है उनमें क्या पैटर्न बन रहा है, सबसे पहले वो देखना पड़ेगा। 1/20, 2/20, 3/20, 39/20। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे 1/20 है, यहाँ पे 39/20 है। इन दोनों का एडिशन अगर आप देखोगे तो इन दोनों का एडिशन अच्छा आ रहा है। कितना आ रहा है बताओ, 2 आ जाएगा। इन यस दोनों का Yes. एडिशन कितना आ रहा है, 2 आ यस रहा मैम। है ना। अब यहाँ पे अगर इसको मान लो x बोल दें, इसको अगर y बोल दें, तो इन दोनों x प्लस वाई, आगे वाले फंक्शन में x से पीछे वाले फंक्शन में मान लो y है, तो x प्लस वाई का एडिशन 2 है, मतलब y की वैल्यू x की टर्म्स में क्या आ जाएगी, 2 माइनस एक्स। मतलब आपके पास जो क्वेश्चन गिवन है उसमें अगर स्टार्टिंग वाले को मैं fx बोलूंगा, तो पीछे वाला जो फंक्शन है वो क्या है, f ऑफ 2 माइनस एक्स है ना। अगर ये fx है, या फिर इसको ऐसा सोचो, 39/20 को आप क्या लिख सकते हो, f ऑफ 2 माइनस 1/20, है ना। f ऑफ 2 माइनस 1/20, मतलब अगर ये 1/20 है तो ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1/20। फिर आगे वाला 2/20, तो अगला क्या होगा, 2 माइनस 2/20। तो मतलब ये अगर fx है तो ये लास्ट वाला क्या हो जाएगा, f ऑफ 2 माइनस एक्स। मतलब जितने भी पैटर्न यहाँ पे क्या है, fx और f ऑफ 2 माइनस एक्स का एडिशन दिख रहा है, fx और f ऑफ 2 माइनस एक्स का क्या दिख रहा है, एडिशन दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं इनमें अच्छा पैटर्न बन रहा होगा। सबसे पहले आपको ये ढूंढना पड़ेगा। आ रही बात समझ में कि क्या पैटर्न बन रहा है। तो fx और f ऑफ 2 माइनस एक्स का क्या बन रहा है, पैटर्न बन रहा है ना। ये समझ में आया कैसे ढूंढा।
बोलो। Yes, sir. Yes, ठीक sir. है। Yes, sir. हाँ, अब पता कर लेते हैं एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ 2 माइनस एक्स की वैल्यू एक्चुअली होगी क्या। ठीक है, तो एक सेकेंड, ये एफ एक्स है आपका, तो एफ ऑफ 2 माइनस एक्स में निकाल रहा हूँ। ठीक है, एक सेकेंड, एक पेज ऐड कर देते हैं। एफ एक्स था 5 की पावर एक्स अपॉन 5 की पावर एक्स प्लस 5। एफ ऑफ 2 माइनस एक्स पता कर लेते हैं। तो 2 माइनस एक्स पता करने का तरीका, जहां जहां पे भी एक्स है उसकी जगह 2 माइनस एक्स आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करोगे, एफ स्क्वायर अपॉन 5 की पावर एक्स अपॉन 5 का स्क्वायर अपॉन 5 की पावर एक्स प्लस का 5। एलसीएम लोगे, ये 5 की पावर हो जाएगा एक्स प्लस 1, ये कैंसल, तो बचेगा क्या, 5 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर प्लस 5 की पावर एक्स प्लस 1। ऊपर नीचे से 5 कॉमन आ जाएगा, तो 5 अपॉन 5 प्लस 5 की पावर एक्स। तो आपने क्या देखा कि एफ ऑफ 2 माइनस एक्स की जो वैल्यू आई वो क्या आई, 5 अपॉन 5 प्लस 5 की पावर एक्स। और आपको क्या देखना था, इन दोनों का एडिशन चेक करना था, इन दोनों का एडिशन क्या आ रहा है। तो ध्यान से देखो, इन दोनों को ऐड करोगे तो बताओ क्या आ जाएगा, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2 माइनस एक्स को ऐड कर दो। देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर उधर सेम हो वन आ जाएगा, रहा है। 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, समझे? वन। तो आप देखो ऐसा ही होगा हर क्वेश्चन में लगभग, बस पैटर्न ढूंढना है आपको। तो एफ एक्स और एफ ऑफ 2 माइनस एक्स का जो एडिशन है वो 1 आ रहा है। क्या आ रहा है, 1। और आपके पास क्या, कहां से कहां तक था, 1 से लेके 39 तक। तो इनमें से दो 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 के पेयर का सम कितना आ रहा है, 1 के बराबर। जितने भी दो दो के पेयर होंगे उनका सम कितना आ रहा है, 1 के बराबर, है ना। पहला और आखिरी का सम कितना आ रहा है, 1 के बराबर। एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2 माइनस एक्स का सम क्या है, 1। अब आपको क्या दिया हुआ था, 1/20, 2/20, लास्ट वाला था 39/20, इसके पहले होगा 38/20। अच्छा, कितने पे यहाँ पे कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, 40 39 है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने, 39 है ना, 1 से लेके 39। तो मुझे बताओ दो दो के कितने पेयर बनेंगे, कितने पेयर बनेंगे दो दो के, 19। 19 टू 38 होता है, Yes, sir. 19. 19 पेयर बनेंगे और एक मिडिल टर्म बच जाएगा, है ना। पहला फिर पीछे का, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, सेकंड लास्ट टर्म, थर्ड लास्ट टर्म, फोर्थ लास्ट टर्म, ऐसे 19 बन जाएंगे और बीच में एक नंबर बचेगा। सर 20/20 बचा, वो 1 हो जाएगा। एक मिनट, बीच में एक नंबर बचेगा, समझ में आ रहा है यहां तक, बोलो। Yes, sir. सबको ये समझ में आ रहा है, टोटल 39 टर्म्स थे, 39 में से दो दो के पेयर बनाओगे तो 19 पेयर बनेंगे और मिडिल में एक टर्म बच जाएगा। अब वो मिडिल में एक टर्म बचेगा, वो आपको पता करना है। तब यहां से आप मीडियन का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हो, 1 2 3 39। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 39 है। तो जब भी नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होती है तो मिडिल टर्म निकालने का आपका फॉर्मूला होता है n+1/2। तो हो जाएगा 39/2, दैट इज 20th टर्म। तो आपकी जो मिडिल टर्म होगी वो कौन सी होगी, 20th टर्म होगी। तो देखो फर्स्ट टर्म में 1 आ रहा था, सेकंड टर्म में 2 आ रहा था, तो 20th टर्म में क्या आएगा, 20/20। हाँ, है ना। बोलो, क्लियर है यहाँ तक। Yes, अब आप sir. दो दो के पेयरिंग कर दोगे तो 19 पेयर बनेंगे। कितने बनेंगे, 19 पेयर, एफ ऑफ 1/20 प्लस एफ ऑफ 39/20, एफ ऑफ 2/20 प्लस एफ ऑफ 38/20। ऐसे करते करते 19 पेयर बनेंगे और हर पेयर की वैल्यू 1 के बराबर है। 19 पेयर के साथ एक मिडिल टर्म बचेगा, दैट इज एफ ऑफ 20/20। तो ऐसे 19 पेयर बनेंगे, हर पेयर की वैल्यू 1 के बराबर है, तो 1 1 1 19 टाइम्स ऐड होगा और ये बनेगा एफ ऑफ 1। तो 1 1 1 19 टाइम्स ऐड होगा, तो कितना आ जाएगा, 19 प्लस एफ ऑफ 1। अब एफ ऑफ 1 कैसे पता करेंगे, फंक्शन आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, उसमें एक्स की जगह 1 रख दो, तो 5/5 प्लस 5, तो हो जाएगा 19 प्लस 5/5 प्लस 5। तो आ जाएगा 19 प्लस, जो भी देख लेना, 5 कितना आएगा ये,
5/2 सॉरी 1/2 19 प्लस 1/2 क्लियर है? Yes, sir. तो हो जाएगा 39/2। ये वेराइटी जेई में 3 से 4 बार आई हुई है, बस फंक्शन चेंज होगा, अंदर की ये वैल्यू चेंज होगी, कॉन्सेप्ट यही है, इसलिए मैंने जानबूझ के आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि ये क्वेश्चन आपसे हुआ कि नहीं हुआ, इंपॉर्टेंट ये कि तरीका आपको समझ में है, क्योंकि अगर सेम वेराइटी वापस आएगी तो आपसे होना चाहिए। सबसे पहले पैटर्न पहचाना, क्या पैटर्न पहचाना कि पहले और आखिरी का सम 2 के बराबर था, मतलब इनमें आपस में क्या रिलेशन था, x इक्वल टू, या अगर ये एफ एक्स है तो आखिरी वाला क्या हो जाएगा 2 माइनस एक्स, है ना, x प्लस वाई इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू 2 माइनस एक्स। तो फिर मैंने देखा कि एफ एक्स और एफ ऑफ 2 माइनस एक्स के सम में क्या रिलेशन आ रहा है, तो जब हमने पता करा कि दोनों का सम 1 आ रहा है तो बहुत अच्छा हो गया, मतलब इन सबका सम क्या रहा है 1, तो ऐसे टोटल 29 टर्म्स थी, तो 19 पेयर बचे बने और एक मिडिल टर्म, तो यहाँ पे बस इंपॉर्टेंट ये था मिडिल टर्म ढंग से निकालना, और 19 पेयर का सम कितना आ जाएगा 19, और मिडिल टर्म निकाल लिया हमने। मिडिल टर्म भी कैसे पता करी, नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड होती है तो मिडिल टर्म निकालने का तरीका होता है n+1/2, तो 28 टर्म मिडिल आ गई और फिर ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऐसा सेम क्वेश्चन और दिया है मैंने इसी वर्कशीट में, आगे वाला जो सेकंड कल का असाइनमेंट करोगे एक वेराइटी और आएगी इसकी, तो उसको ढंग से सॉल्व करना। अब अगला है आपका 8th डोमेन वाला क्वेश्चन। इसके अंदर लॉग का भी टर्म आ गया, कॉस इनवर्स का भी टर्म आ गया, वापिस आपको दोनों की कंडीशन अप्लाई करके दोनों का कॉमन इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको कैलकुलेशन बहुत प्रॉपरली करनी पड़ेगी, अदरवाइज गलतियां हो सकती है। ये इसका आंसर आपका मैच करा था या डाउट है? सर डाउट। सर आ गया सर था। आ गया था, सर डाउट है। ठीक है। 6x² प्लस 5x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 1, ये किसके अंदर था, लॉग के अंदर। इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 0, है ना, क्लियर है? अब ये इनइक्वालिटी इसके फैक्टर बनाने की कोशिश करो, अगर फैक्टर बन रहे हैं तो इसको तो सॉल्व करना आसान है, ग्रेटर देन 0 सॉल्व करना है, तो ये बनना चाहिए था आप लोगों से। 6 1 6, इसका बन रहा है क्या फैक्टर, 2 + 3। यस सर। यस सर। इनइक्वालिटी को सॉल्व कैसे करते हो, फैक्टराइज ही तो करते हो, ऊपर में से 2x कॉमन, 3x प्लस 1 कॉमन, 3x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, तो फाइनली फैक्टर बने 2x प्लस 1 3x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। प्लॉट कर दो इनको, क्रिटिकल पॉइंट को, 3 क्रिटिकल पॉइंट है, और इनइक्वालिटी मतलब इक्वालिटी नहीं तो सब पे ओपन आएगा। एक क्या है, -1/3 -1/2, और एक क्या है +1/2, प्लस माइनस प्लस माइनस सबकी पावर ऑड है, आपको चाहिए ग्रेटर देन 0, तो मतलब ये वाला रीजन। क्लियर हो गया यहाँ तक, बोलो। यस सर। सेकेंड क्या था यस आपका, सर। इसका 1/2 कैसे आया है? 1/2 कैसा है, ये इनको इनके रूट्स को प्लॉट करोगे ना यहाँ, आप, आपको वेविकर मेथड नहीं पता है? हाँ, पता है सर। तो फिर यहाँ पे कितने फैक्टर है, इन सबको 0 से इक्वेट करो। अगर आप वेविकर मेथड नहीं पता है तो आप पहले बेसिक मैथ के लेक्चर्स देखो, इन सारे रूट्स को 0 से इक्वेट करोगे तो आपके पास ये रूट आएंगे। 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स कितना आएगा -1/2, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से x कितना आएगा -1/3, और नीचे क्या है 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से x कितना आएगा 1/2। ये तो हमने कितनी बार किया है, नहीं समझ में आ रहा है? डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए ना? तो ओपन ब्रैकेट रखा है ना, ओके सर। उसको रूट को तो लोगे ना, वो 0 नहीं आएगा तो क्या हुआ, उसको रूट को तो कंसिडर करना पड़ेगा ना आपको, ये पॉजिटिव नेगेटिव तो हो सकता है ना, तो ये आपको सर इसको भी कंसिडर करना पड़ेगा। ओपन ब्रैकेट देखा नहीं था सर। इसलिए कहता हूँ क्लास में कंसंट्रेशन रखो, अदरवाइज तो फिर ऐसे ना हर 5-5 मिनट वेस्ट होते रहेंगे। ठीक है, आप क्लास में कंसंट्रेशन रखा करो। ऑलरेडी मैंने जब स्टार्टिंग में बताया था भाई तीनों ओपन ब्रैकेट है, आपका सिलेबस ही आगे नहीं बढ़ेगा और अपन डिस्कशन में रह जाएंगे, इसलिए कंसंट्रेशन रख के बैठा करो, एक ही चीज बार बार रिपीट नहीं होनी चाहिए। अब इसको बताने में पूरा फ्लो टूट जाता है।
अगला देखो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 अपॉन 3x माइनस 5। ठीक है, ये कॉस इनवर्स में था, तो ये लाई करेगा आपका -1 से 1 के बीच में। अब यहाँ पे दो चीजें, -1 से ज्यादा भी होना चाहिए एंड 1 से कम भी होना चाहिए, तो आपको दोनों को अलग अलग हिस्सों को सॉल्व करना पड़ेगा। और जब भी आपके पास ये रीजन आता है -1 से 1 के बीच में, मतलब आप क्या ले रहे हो, कॉमन इंटरसेक्शन, तो आप दोनों हिस्सों को अलग अलग सॉल्व करके क्या लोगे, इंटरसेक्शन। एक हिस्सा क्या कि ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -1, और दूसरा हिस्सा क्या कि ये जो वैल्यू है लेस देन इक्वल टू 1। अब कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई मत करना, कभी भी गलती मत करना कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको पता नहीं है पॉजिटिव नेगेटिव क्या है। तो -1 को उधर ले जाके +1 कर देना, तो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 अपॉन 3x माइनस 5, -1 इधर जाके +1 हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये 1 इधर जाके -1 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा एलसीएम, वापस से ऊपर क्वाड्रेटिक बनेगी, उसके 2 फैक्टर बनेंगे और नीचे बनेगा 1 फैक्टर। क्लियर है? तीनों फैक्टर को आप क्या करोगे, प्लॉट, प्लस माइनस, अंडरस्टूड? जो अभी किया था अपन ने। एलसीएम ले लोगे कि सिखाऊं? ठीक है, यहाँ पे भी एलसीएम ले लेना। एलसीएम लोगे, तीनों फैक्टर को प्लॉट करोगे, वापस आपके पास चीजें क्या आएगी, प्लस माइनस, और आपको क्या ले चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0, तो नेगेटिव हिस्सा लोगे, और यहाँ पे क्या लेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो पॉजिटिव हिस्सा। अब ध्यान क्या रखना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो न्यूमरेटर वाले जो 2 फैक्टर होंगे उसमें इक्वलिटी, उसमें क्लोज ब्रैकेट आएगा, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, ओपन ब्रैकेट। यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 0, तो न्यूमरेटर के जो 2 फैक्टर होंगे उनके लिए यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट आएगा, और डिनोमिनेटर के लिए क्या आएगा, ओपन ब्रैकेट। अब इस पार्ट का क्या आएगा, कॉमन इंटरसेक्शन। यहाँ से एक आंसर आएगा, 1 मिनट रुको, यहाँ से एक आंसर आएगा कॉमन इंटरसेक्शन वाला, और इधर से एक आंसर आया ये वाला। अब इन दोनों का वापस आपको क्या लेना पड़ेगा, फिर से कॉमन इंटरसेक्शन। इस आंसर का और इस आंसर का क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन। हाँ बोलो सर इसमें जो राइट वाला है, इसको अब हम -1 एलसीएम लेंगे ना, तो कुछ बन रहा है ऊपर न्यूमरेटर में, उसके रूट्स नहीं आएंगे, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, पर वो बता दो। हाँ, अगर मान लो न्यूमरेटर में ऐसी क्वाड्रेटिक बनती है, अब देखो इसमें क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट यूज हो गया। अगर न्यूमरेटर में मान लो आपके पास ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, जैसे यहाँ पे चलो बना लेते हैं, जैसे यहाँ पे क्या बनेगी आपके पास, 2x स्क्वायर, ये -3x माइनस का 6x 4 + 5 9 अपॉन 3x माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 0। अब न्यूमरेटर में जो क्वाड्रेटिक है उसको ध्यान से देखो, इसके आपके फैक्टर नहीं बन रहे होंगे, तो मतलब इसका डी पता करो, डी क्या है। तो इसका डी निकालोगे अगर आप, तो बी स्क्वायर -4a इंटू सी, तो डी नेगेटिव आ रहा है, बोलो। यस सर। डी नेगेटिव आ रहा है। अभी मैंने बहुत बार आपको बताया था, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका अगर डी नेगेटिव है और ए पॉजिटिव है, तो इसके बारे में आप क्या बोलते थे, याद करो, मैंने बहुत बार लिखा है, तो कहा था इंडेक्स में लिख लेना। ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका डी नेगेटिव हो और ए पॉजिटिव हो, उसके बारे में हम क्या बोलते थे, बोलो जल्दी से। सर हाँ बोलो सिमरन। सर मतलब उसका ग्राफ एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। हाँ, ग्राफ चलो एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, मतलब ऊपर से निकल जाएगा। ऊपर से निकल जाएगा मतलब क्या, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये कैसी होगी, सर ऑलवेज पॉजिटिव। वेरी गुड, ऑलवेज पॉजिटिव। ये बहुत बार आ चुका है ऑलरेडी आपके कितने सारे टेस्ट में और कितनी सारी क्लासेस में, कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसे बताया था आपको मैंने, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज पॉजिटिव कब होती है, इसकी कंडीशन क्या थी, डी नेगेटिव ए पॉजिटिव, याद आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ जाएगी, ऑलवेज पॉजिटिव। तो इनइक्वालिटी में कोई भी क्वांटिटी अगर ऑलवेज पॉजिटिव है, तो उसको लेने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसको आप नहीं लोगे चलेगा, तो आपको सिर्फ नीचे वाला एक ही फैक्टर लेना पड़ेगा, 5/3। इसको लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि तो ऑलवेज पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव क्वांटिटी को किसी से भी मल्टीप्लाई करो, कुछ फर्क पड़ता है क्या? नो सर। नहीं।
तो कोई भी चीज अगर इनइक्वालिटी में कोई चीज ऐसी आ रही है जो ऑलवेज पॉजिटिव है तो उसको इनइक्वालिटी में कंसीडर नहीं करना है, फिर आपको बचे हुए फैक्टर को ही कंसीडर करना। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही फैक्टर कंसीडर होगा 5/3। आया समझ में? यस सर। ठीक है, यस सर। और कोई डाउट हो तो पूछो इसमें जल्दी से। तो यहाँ पे सिर्फ एक फैक्टर कंसीडर होगा 5/3, ये प्लस ये माइनस, आपको क्या चाहिए नेगेटिव, मतलब नेगेटिव हिस्सा ले लोगे। सेम यहाँ पे भी इसको सॉल्व कर लेना, यहाँ पे देख लेना क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, उसके फैक्टर बन रहे कि नहीं बन रहे। अगर फैक्टर नहीं बन रहे, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर फैक्टर नहीं बन रहे तो फिर देख लेना उसका डी क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। अंडरस्टूड? बोलो। यस सर। ठीक, कितना टाइम हो गया है? 9:30 होगा, ठीक है। तो देखो ये अपन ने 8 क्वेश्चन डिस्कस किए, आठों के आठों कॉन्सेप्चुअल थे। जान पूछ के सारे क्वेश्चन डिस्कस किए ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए। अगला टारगेट है आपका 15 तक करना है, लेकिन अगर आप सैटरडे को मिलेंगे तो सैटरडे को पूरी पीडीएफ डिस्कस होगी बच्चे क्वेश्चन। क्लियर है? सैटरडे वाली क्लास में आ रहा है समझ में? यस सर। ठीक, यस सर। यस सर। तो सैटरडे को हम बच्चे हुए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कोशिश करना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप करके आओ, और जो क्वेश्चन ऑलरेडी आपको लग रहा है कि ऑलरेडी हो चुका है, मतलब आता है, तो आप उस क्वेश्चन को बोल देना, तो वो डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन जितना जो अच्छे होंगे वो मैं खुद ही डिस्कस करूंगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन काफी अच्छा था, 7th वाला, तो 7th वाला हमने डिस्कस किया। 8th वाला आप खुद से वापस ट्राई करना, घर पे छोड़ मत देना। अगर मान लो आपका 8th का आंसर नहीं आ रहा है तो ग्रुप पे मैसेज कर देना, सॉल्यूशन भेज दूंगा। क्लियर है? लेकिन 8th वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि डोमेन वाला क्वेश्चन है, तो मैंने अधूरा छोड़ा है, लेकिन आपको पूरा करना है इसको। 8th हो गया, 6th हो गया, सारे ही क्वेश्चन काफी अच्छे थे। ठीक है, तो ये बच्चे क्वेश्चन एक बार ढंग से अटेम्प्ट कर लेना, और अब सैटरडे तक आपका ये वाले फंक्शंस का वर्कशीट कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, चलो अब हेडिंग डालो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्विकली फटाफट। अब डिफरेंशियल इक्वेशन को आगे बढ़ाना है, आज कंप्लीट करना है लीनियर डिफरेंशियल कैसे भी करके। आपकी पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो यही है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। मैक्सिमम जेई में क्वेश्चन आपके यहीं से आएंगे, इस चैप्टर में से, मतलब इस चैप्टर के इस टॉपिक में से ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी तक अपन ने क्या क्या देख लिया था इसके पहले? कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हो, उसका सॉल्यूशन अगर निकालना है, मतलब कर्व की इक्वेशन जो इसको सेटिस्फाई करे, तो इस सॉल्यूशन निकालने के लिए अलग अलग मेथड सिखाए गए थे। एक था वेरिएबल सेपरेबल, जिसमें क्या होता था, वेरिएबल अगर सेपरेट हो रहे तो वेरिएबल सेपरेबल। एक उसी का सब पार्ट था रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, मतलब आप किसी को सब्स्टिट्यूशन मानते थे टी वगैरह, और वो वेरिएबल सेपरेबल में रिड्यूस हो जाती थी। सेकेंड वेराइटी हमने सीखी थी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब जहां पे हर टर्म की पावर आपको सेम दिख रही हो, एक्स की जगह लेमडा एक्स, वाई की जगह लेमडा वाई रखने पे लेमडा पूरी तरह से अगर कॉमन आ रहा है, तो ऐसी इक्वेशन को हम बोलते थे होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन का भी बहुत स्टैंडर्ड तरीका है, वाई बाई एक्स या फिर एक्स बाय वाई, दोनों में होमोजीनियस हो सकती है। तो अगर वाई बाई एक्स को यू मान लो और डी वाई बाई डी एक्स को कन्वर्ट कर दो यू और एक्स के टर्म्स में, जैसे कन्वर्ट करोगे वो यू और एक्स में वेरिएबल सेपरेबल बन जाएंगे। और इसी का एक वेराइटी और था रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस। तो हमने ये सारा चीज अब तक कवर कर लिया था। ये बेसिकली क्या देखा था, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका ही देखा था, कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आती है तो उसको सॉल्व करने का तरीका। तो आपको जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो वहां पे वो बताएंगे नहीं कि वेरिएबल सेपरेबल से करो या फिर ये लीनियर से करो या फिर होमोजीनियस से करो। आपको क्वेश्चन को देख के पहचानना पड़ेगा। आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन अगर दे देंगे तो आपको पहचानना पड़ेगा क्या ये वेरिएबल सेपरेबल है, क्या ये होमोजीनियस है, या फिर ये लीनियर है, कौन सी वेराइटी है, ये आपको खुद से पहचाननी पड़ेगी। वेरिएबल सेपरेबल पहचानने का तरीका आसान ही है, अगर वेरिएबल पूरी तरह से सेपरेट हो रहे तो वेरिएबल सेपरेबल। होमोजीनियस भी पहचान करने का तरीका आसान है, हर टर्म की पावर सेम दिख रही मतलब होमोजीनियस। अब लीनियर को कैसे पहचानना है वो आपको सीखना पड़ेगा, कि लीनियर को पहचानने का तरीका क्या होता है। अब सुनना ध्यान से, कंसंट्रेट होके लिखना मत अभी कुछ भी,
नोट्स आज आपके पास अपडेट हो जाएंगे, लिखने के चक्कर में कंसंट्रेशन लूज मत करना, कोशिश करना हाईली कंसंट्रेशन रखो ताकि मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हो पाए। लिखने में टाइम वेस्ट मत करो। अभी सुनो ध्यान से। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में भी दो वेराइटी आती है। देखो यहाँ पे जो टर्म आ रहा है लीनियर, लीनियर का मतलब क्या होता है? पावर 1। लीनियर का मतलब क्या होता है? पावर 1। तो अगर आपके पास dy बाई dx का टर्म है और लीनियर y में है, तो देखो यहाँ पे दो चीजें आपको देखनी है। dy बाई dx का कोफिशिएंट अगर 1 आ रहा है, y की पावर अगर 1 आ रही है, दो चीजें क्या ऑब्जर्व करनी? लीनियर मतलब क्या क्या 1 देखना है? तो dy बाई dx का कोफिशिएंट 1 बना देना और y की पावर 1 दिख रही है। डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है? x के रेस्पेक्ट में। तो dy बाई dx का टर्म है, y की पावर 1 है, और बचे हुए टर्म में y के साथ एक फंक्शन आ रहा है p ऑफ x, और इक्वल टू में बचा हुआ फंक्शन भी क्या है? q ऑफ x। ऐसे ऐसे दिखने वाले क्वेश्चन, dy बाई dx प्लस p ऑफ x इंटू वाई इक्वल टू q ऑफ x, इस वेराइटी के क्वेश्चन अगर आपको दिखते हैं तो ऐसी इक्वेशन होती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसी वेराइटी क्या होती है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहां पे इसको सॉल्व करने के सिर्फ दो ही मेथड है, मेथड क्या, सॉरी, दो ही स्टेप है। पहला स्टेप ये है कि आप सबसे पहले निकालो इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सबसे पहले क्या निकालो? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। स्टेप 1 में इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या है? e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। अच्छा, पहले मैं बता दूं, यहाँ पे ध्यान रखना, पहचानने का तरीका क्या है? dy बाई dx दिख रहा हो, y की पावर 1 दिख रही हो, और बचा हुआ सब जो फंक्शन है वह या तो कांस्टेंट हो या फंक्शन ऑफ x, मतलब जो p और x है ना, p और q का जो फंक्शन है, यहाँ पे जो p और q का मैंने जो लिखा हुआ है, p मान लो यहाँ पे आगे है p और यहाँ पे आगे q का कोई फंक्शन है, तो जो p और q है आर फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट टर्म, या तो ये x के फंक्शन हो या कांस्टेंट टर्म हो, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, p और q या तो यहाँ पे पूरा x का टर्म होना चाहिए दोनों, या फिर कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए, या फिर एक कांस्टेंट टर्म, एक फंक्शन ऑफ x। तो आपको ऑब्जर्व क्या करना? y की पावर 1 चाहिए, dy बाई dx का टर्म चाहिए। ऐसा अगर आ रहा तो इस इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। सबसे पहले आप निकाल लो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला हो जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। ध्यान रखना, जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो यहाँ पे अगर dx है तो यहाँ पे भी dx आएगा, क्योंकि आगे जाके वेरिएबल भी चेंज होंगे तो आपको कंफ्यूजन होगा, कभी t और u के टर्म्स में दे देंगे तो यहाँ कंफ्यूज, सर यहाँ dx आएगा कि dy आएगा। जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो यहाँ पे आएगा। और वैसे भी देखो p और x फंक्शन ऑफ x है, तो x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या है? e की पावर इंटीग्रेशन p dx। सबसे पहले आप निकालोगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फिर स्टेप 2 डायरेक्ट इसके सॉल्यूशन में वैल्यू रख दोगे। इसका सॉल्यूशन क्या आता है? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू होल इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। ये फॉर्मूला याद करना है आपको, जल्दी से याद कर लो इसको। ये सॉल्यूशन है डायरेक्ट, बिल्कुल दिमाग में यहाँ वैल्यू पुटअप करो, आंसर आ गया। सबसे पहले निकालोगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते? e की पावर इंटीग्रेशन p dx, वो निकल गया, फिर वो वैल्यू इस डायरेक्ट सॉल्यूशन में रख दो। सॉल्यूशन क्या है? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू होल इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। याद कर लो सब लोग, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। क्लियर है सबको? बोलो। Yes, sir. इसको रट लो जल्दी से। एक वेराइटी ये आती है, dy बाई dx में ये लीनियर है। ये क्या है? dy बाई dx में लीनियर। एक हो सकती है कभी कभी dx बाई dy इसके उल्टे में लीनियर आ जाए। तो अगर dx बाई dy का टर्म हो और x की पावर 1 हो, तो जो बचे हुए फंक्शन है p और q, वो फंक्शन ऑफ y हो या फिर कांस्टेंट हो, p एंड q या तो फंक्शन ऑफ y हो, मतलब y के टर्म्स में हो, और कांस्टेंट, ऐसा कर दिया हो तो ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे? वही e की पावर इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में होगा? y के रेस्पेक्ट में, p dy, e की पावर इंटीग्रेशन p dy। और सॉल्यूशन क्या आएगा? x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर
इक्वल टू होल इंटीग्रेशन q इंटू एक्स, जहां पे पहले y था उसकी जगह x आ जाएगा बस, और y की जगह x आ जाएगा प्लस सी, x की जगह y की जगह x। ठीक है, तो ये सेकेंड वेराइटी। सेकेंड वेराइटी में क्या है, अगर dx बाई dy में है लीनियर हो, dx बाई dy में लीनियर में कैसे देखो, dx बाई dy और x की पावर 1 हो, तो ये dx बाई dy में लीनियर है, तो उसके इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, e की पावर इंटीग्रेशन p dy, और सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस सी। मेन आपको ये है, इसको ध्यान रखना है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू होल इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी। क्या बात समझ में आ रही है? कैसे पता करेंगे कि dx बाई dy या dy बाई dx में y की पावर ढूंढा करो, कि अगर y की पावर पूरे क्वेश्चन में सिर्फ 1 है, मतलब dy बाई dx में लीनियर है, और पूरे क्वेश्चन में अगर x की पावर सिर्फ 1 है तो dx बाई dy में लीनियर है, और सब पूरे क्वेश्चन में y की पावर 1 है तो dy बाई dx में लीनियर है। तो आपको ये दो स्टेप को फॉलो करना है। अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, sir. इंटू में y का डिफरेंशिएशन, यहाँ पे सर यहाँ पे p इंटू में y का डिफरेंशिएशन है। y का डिफरेंशिएशन e की पावर p इंटू dx है, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सर इक्वेशन में, कौन सी इक्वेशन में? सर ऊपर। नहीं, y का डिफरेंशिएशन नहीं, y की पावर 1 है वो। ओके सर। y की पावर 1 चाहिए, मैंने क्या बताया था, लीनियर है ना, तो y की पावर क्या होनी चाहिए, 1। ठीक है, और यहाँ पे आगे का क्वेश्चन क्या बनाना, सबसे पहले आगे के क्वेश्चन को 1 बना दो और y की पावर को 1 बना दो। अगर y की पावर 1 मत, सॉरी 1 तो ऑलरेडी दिया होगा, तो y की पावर 1 है आपके पास, और dy बाई dx का क्वेश्चन 1 है, मतलब वो लीनियर है, लीनियर मतलब पावर 1, तो ये पावर 1 बताई थी यहाँ पे। क्लियर है क्या? और दूसरा क्या था, यहाँ पे x की पावर 1 होना, dx बाई dy में x की पावर 1 ढूंढना है, और dy बाई dx में y की पावर 1 ढूंढना है। क्लियर होगी बात? एक क्वेश्चन देखो ध्यान से, बताओ क्या ये लीनियर है, चेक करो। यस सर। यस सर। यस सर। है ना? अब देखो कभी कभी आपको हो सकता है dy बाई dx का क्वेश्चन 1 नहीं रहता, इसको पहले 1 बना लेना, जो भी यहाँ पे दिया उससे पूरे को डिवाइड कर देना, तो ये 1 बन जाएगा। तो यहाँ पे 1 है, y की पावर भी 1 है, हाँ ये लीनियर है। p कौन हो जाएगा, ये वाला फंक्शन क्या हो जाएगा, p, 3x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3x हाँ, और ये क्या हो जाएगा, q। अंडरस्टूड? यस सर। बहुत ज्यादा एनर्जी चली गई आज। इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखो फटाफट, फॉर्मूला क्या आएगा, e की पावर इंटीग्रेशन p dx, फॉर्मूला क्या बनेगा, e की पावर इंटीग्रेशन p dx, e की पावर इंटीग्रेशन p की वैल्यू क्या आएगी, 3x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब dx। ये समझ में आया सबको? स्टेप नंबर 1 इंटीग्रेटिंग फैक्टर, e की पावर इंटीग्रेशन p dx। इज इट क्लियर एवरीवन? बताओ Yes, इसका sir. इंटीग्रेशन कैसे करोगे? सर 1 प्लस एक्स सर 1 प्लस टी एक्स क्यूब को टी मान लेंगे। t मान लेंगे, ऊपर वाला dt में चला जाएगा, यस सर। तो ये बचेगा क्या, 1 बाई टी dt। 1 बाई टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग टी। लॉग ऑफ टी बेस e पे। अब ये e है, ये e है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स क्यूब। t मतलब 1 प्लस एक्स क्यूब। समझ में आ गया? यस सर। ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। स्टेप 2 फॉर्मूला में वैल्यू पुटअप कर दो। क्या था फॉर्मूला बताओ? सर y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर होल इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू में dx प्लस में c। हाँ वेरी गुड। अब यहाँ पे जो जो भी वैल्यू, बस वैल्यू रखनी है आपको, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू होल इंटीग्रेशन q जो था ऐसा कैसे रख दो, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। अब देखो ये तो पूरा ही कैंसिल हो गया, आपके पास बचेगा क्या, साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप कर सकते हो, हाँ है ना? कैसे करोगे बोलो? cos 2x 1 माइनस cos 2x बाई 2 में बदल के, भूलना नहीं है, इनडेफिनेट भूल जाओगे तो ये चैप्टर होगा ही नहीं आपसे। फिर पहले ही बता रहा हूँ, मैंने स्टार्टिंग में कहा था इनडेफिनेट इंटीग्रेशन आना ही चाहिए, नहीं तो ये पूरे चैप्टर में पूरे में इंटीग्रेशन ही तो हो रहा है, क्या हो रहा है। साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करोगे, 1 माइनस cos 2x बाई 2 में बदल के अलग अलग करके इंटीग्रेट कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये आंसर है, आ रही बात समझ में? इसके बाद Yes. इंटीग्रेशन ही करना है सिर्फ। इसके बाद क्या करना है, इंटीग्रेशन 1 माइनस cos 2x बाई 2 करोगे तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, cos 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2x बाई 2 प्लस c। क्लियर है? तो आपको देखो पूरे क्वेश्चन में यही करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर पता करो, फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करो, इंटीग्रेट करके आंसर निकाल लो। चलो इसको ट्राई करो सब लोग।
क्या ये लीनियर है कि नहीं है? Yes, सर sir. अभी नहीं, है Sir, इसे x upon x सर ये अभी नहीं है, डिवाइड पहले से करेंगे. डिवाइड सर करेंगे अभी उसके नहीं बाद करनी बनेगी। पड़ेगी, हाँ डिवाइड मतलब लीनियर तो है ना, मतलब करोगे तो हो जाएगी। यस सर। वेरी गुड। यस एक्स सर। साइन एक्स से डिवाइड कर दो, एक्स एल एन एक्स से करो सॉल्व, जल्दी से आंसर निकालो। एक्स एल एन एक्स को पूरी इक्वेशन से डिवाइड कर देना है ताकि dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 बन जाए। y की पावर 1 था तो मतलब ये लीनियर हो गया। किसी को डाउट हो तो अभी पूछ लेना, लेकिन इस टॉपिक को ढंग से सीखना है। बाकी लोग जिसको कोई नहीं समझ में आया तो पूछ सकता है, डरो मत, लेकिन ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। श्रुति, समृद्धि का, ऋषि, सबको समझ में आ रहा है? पलक, Yes, नैतिक, sir. नैतिक समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है। ध्रुवी, ध्रुवी आई है? ध्रुवी क्लास में हो क्या आप? ओके। चलो हो गया। इंटीग्रेटिंग सर फैक्टर क्या आएगा? y इजकल टू log x प्लस c आ रहा है। अच्छा चलो देख लेते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर इंटीग्रेशन p dx, e की पावर इंटीग्रेशन p dx। अब देखो 1 अपॉन एक्स एल एन एक्स से, ये एनसीईआरटी बेस्ड सब्स्टिट्यूशन है, एल एन एक्स को t मान लेंगे Yes, sir. तो 1 अपॉन यस एक्स डी एक्स डी टी में चला जाएगा, और एल एन एक्स को t माना तो क्या बचेगा 1 बाई टी, तो वापिस से वही बचा e की पावर एल एन टी, तो क्या बचेगा t, है ना? t मतलब एल एन एक्स। देखो क्लियर है? 1 अपॉन एक्स एल एन एक्स, तो एल एन एक्स को t माना तो 1 अपॉन एक्स डी एक्स डी टी में चला गया, ये बचा हुआ पार्ट क्या हो गया डी टी। अब यस वैल्यू सर। पुट अप कर दो, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू होल इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो y इंटू एल एन एक्स इक्वल टू होल इंटीग्रेशन q क्या है 2 बाई एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c। तो वापिस से वही 1 बाई एक्स एल एन एक्स आया है ना? एल एन एक्स को t मान लोगे वापिस से, यस सर। तो यस 1 बाई एक्स डी एक्स डी टी में चला जाएगा, तो क्या बचेगा टी डी टी। टी का इंटीग्रेशन क्या आएगा टी स्क्वायर बाई टू, टू टू कैंसिल हो जाएगा, तो वाई एल एन एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस सी। तो वाई एल एन एक्स इक्वल टू एल एन स्क्वायर एक्स प्लस सी। क्लियर है? ये आंसर आएगा। आया समझ में? प्लस सी भी है तो एल एन एक्स को कैंसिल मत कर देना, प्लस सी भी का भी तो टर्म आएगा, है ना? यस सर, वो कैंसिल कर दिया हाँ तो प्लस सी भी रखना पड़ेगा आपको। चलो इसको सॉल्व करो।
अटेंडेंस लेनी याद रखना लास्ट में, ठीक है। अच्छा, ये लीनियर है या नहीं है? सर है। हाँ, वेरी गुड। अब देखो पहचानें कैसे, मैंने यही सिखा रहा था आपको। ऐसी जगह अटक सकते हो। दो वेरिएबल दिख रहे हैं यहाँ पे, टी और एक्स। आप ध्यान से देखो, किसकी पावर 1 है, एक्स की टी की? सर एक्स। सर एक्स की, है ना। मैंने आपको देखो यही सिखा था, लीनियर में देखो एक्स किसकी पावर 1 दिख रही है, एक्स की पावर 1 है। जैसे पहले क्या था, वाई की पावर 1 थी तो डीवाई बाई डी होता था। अब यहाँ पे एक्स की पावर 1 है तो क्या क्रिएट करेंगे, डीएक्स बाई डी टी के डी बाई डी एक्स? सर dx by dt. सर डीएक्स बाई डी टी ना, जैसे डीवाई बाई डी और वाई की पावर 1 दिखते थे, वैसे अब डीएक्स बाई डी टी और एक्स की पावर 1 है तो डीएक्स बाई डी टी निकालना पड़ेगा। तो डीएक्स बाई डी टी क्रिएट करते हैं, एक्स की पावर 1 को अलग करते हैं, अपने आप बन जाएगा। देखो ध्यान से, तो डीएक्स बाई डी टी निकालने के लिए इसको उधर डिवाइड करना पड़ेगा, इसको इधर डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ सॉरी, यहाँ से आपके पास dx बाई डी टी कितना आ जाएगा, ये उधर जाके पूरा डिवाइड हो जाएगा, x प्लस एक्स टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय t इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा dx बाई डी टी। अब x को अलग करना है, x की पावर 1 को, तो इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, और नीचे वाले को भी अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। तो ये दो टर्म अलग हो गई, टी स्क्वायर की टर्म को भी अलग कर लेते हैं। तो जगह dx बाई डी टी, यहाँ पे देखो ये 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल, माइनस टी से टी कैंसिल, दिख गया लीनियर आपको? Yes sir. ये प्लस इधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ये हो गया सवाल। देखो क्या, अब देखो लीनियर हो गई dx बाई dt में, है ना, ये t आ जाएगा। क्लियर है बच्चों, बोलो। यस सर। यहाँ पे ये p हो जाएगा आपका, और ये आपका हो जाएगा q। वापिस से वही सब कहानी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप निकालोगे, e की पावर इंटीग्रेशन p, t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा तो p dt, तो e की पावर इंटीग्रेशन माइनस 1 बाई टी डी टी। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ये माइनस 1 बाई टी बहुत बार आता है, तो माइनस 1 बाई टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस लॉग टी। यस सर। अब सबसे पहले इस माइनस को हटाना पड़ेगा, तो इस माइनस को हटाने के लिए पावर में भेज दोगे, है ना। अब ये बेस बेस सेम है तो क्या आ जाएगा, टी की पावर माइनस 1, दैट इज 1 बाई टी। क्लियर हो गया? यस सर। तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया 1 बाई टी। अब बस फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करोगे, आंसर आ जाएगा। और आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा था, तो x इक्वल टू माइनस पाई बाई 4 पे t को 1 रखोगे तो कांस्टेंट c की वैल्यू भी आ जाएगी। समझ में आ रहा है? बोलो। Yes sir. ठीक है, आप इसको ट्राई करो, तब तक मैं अटेंडेंस लेता हूँ बैकग्राउंड में। अच्छा मेरी बात सुनो, आपके जो जो भी दोस्त आज जो एब्सेंट हुए, आप खुद सोचो कि आज का लेक्चर कितना इंपॉर्टेंट था कि नहीं था, ये बताओ। यस सर। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अपने आप में गारंटी है कि इससे क्वेश्चन आएगा ही। मतलब आज का लेक्चर ऐसा था कि 70 to 80% चांसेस है कि आपका जो जनवरी अटेम्प्ट का जेई पेपर है, उस आज के लेक्चर में से एक क्वेश्चन उसमें से आना ही है। अब जो बच्चे एब्सेंट हुए हैं, ठीक है, उनका नुकसान तो हुआ ही है, लेकिन अब मैं आपको समझा रहा हूं, आप में से अगर कोई बच्चा आगे वाली क्लासेस में बिना बताए अगर एब्सेंट हुआ, मैं उसकी मेंटरशिप भी बंद कर दूंगा और मैथ्स की क्लासेस अलाउड करना भी बंद कर दूंगा, और रिकॉर्डिंग अपडेट करना भी बंद कर दूंगा। फिर आप ढूंढ लेना कहां से भी रिकॉर्डिंग मिल रही हो। ठीक है, आपको क्लासेस मिस नहीं करनी है, बिना बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो तब तक। ठीक है, क्योंकि आप खुद देखो कि बहुत एनर्जी लगती है। ये मेरा
तीसरा लेक्चर है अभी, 5:30 से मैं क्लास ले रहा हूँ। कुछ बच्चों की आज मेंटरशिप भी थी, है ना। 4 बजे से 4 से लेके 5 तक मेंटरशिप ली, फिर 5 से लेके लगातार 10:30 तक एनर्जी के साथ पढ़ाना पड़ता है। और आपकी क्लास में लास्ट की क्लास है, लेकिन फिर भी मेरी फुल एनर्जी है। ऐसे में अगर आप लोग जब क्लास मिस करते हो तो सबसे ज्यादा गुस्सा आता है, जो बच्चे मिस करते हैं। फिर ये रहता है कि आप लोगों के लिए मेहनत करने का कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए बिना किसी कारण के मैथ्स की क्लास अगर आप लोगों ने मिस करी, मैं डायरेक्टली 1-2 क्लास बाद ऑब्जर्व करूंगा, आओगे खुद ही रिमूव कर दूंगा, आना ही मत फिर मेरी क्लास में। पहले ही समझा रहा हूं, और अपने दोस्तों को भी समझा देना, क्योंकि अब चालू होगा वेक्टर 3D। 12th का सबसे हाईएस्ट वेटेज टॉपिक है, और वेक्टर 3D की एक क्लास भी अगर आपने मिस करी, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पूरा वेक्टर 3D से रिलेट होता है। और फिर आएगा आपका प्रोबेबिलिटी करना हो तो करना, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन वेक्टर 3D मिस नहीं करोगे, क्योंकि वेक्टर 3D से आपके पास 3 क्वेश्चन आएंगे जेई में। अकेला सिर्फ वेक्टर 3D भी पढ़ के चलेगा तो भी 90% आ जाता है। और ऐसे चैप्टर की अगर आप क्लास मिस करोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो मैं पहले ही बता रहा हूँ, कोई भी क्लास मिस नहीं करेगा, ठीक है। अटेंडेंस बताते रहना मेरे को, जल्दी से इसको सॉल्व करो। अब्दुल्ला प्रेजेंट है। आदर्श, यस सर। अंजलि, यस सर। आरुष, यस सर। आर्यन, यस सर। धनंजय, यस सर। ध्रुवी, ध्रुवी आई थी, ठीक है। गौरव, गौरव भी आया था। गौरव, यस सर। हर्षित, प्रेजेंट सर। ओके। कृतिका, Yes, sir. मनीषा, Yes, sir. नैतिक प्रेजेंट है। पलक प्रेजेंट है। पीरबख्श एब्सेंट। प्रिंस, प्रिंस, यस सर। प्रिंस राठौर, यस सर। राहुल, यस सर। ऋषि, ऋषि, ऋषि एब्सेंट है, ठीक। सक्षम, यस सर। समीर, समृद्धिका, Yes, sir. संदीप, प्रेजेंट सर। साजिया, साजिया, श्रुति, Yes, sir. सिमरन, प्रेजेंट सर। सुमित, प्रेजेंट सर। सुनिधि, सुनिधि, तुषार, तुषार तो एब्सेंट है, छोड़, ठीक है। अच्छा बताओ, ये लीनियर है क्या? यस सर। यस किसमें लीनियर है, dx बाई dy के dy बाई dx में? सर। dx by dy। हाँ, x की पावर 1 दिख रही है इसमें, है ना। x की पावर क्या दिख रही है, 1। तो dx बाई dy में लीनियर है, क्लियर है? यस सर। ओके। ओके, चलो सॉल्व करते हैं।
तो इसको dx by dy उधर भेज दो, y को इधर आके डिवाइड कर दो। आज हमने बेसिक वेराइटी कवर करी, कल मैं आपको इसके पीवाईक्यू करूंगा अगली क्लास में, ठीक है, कि इसके बहुत अच्छे अच्छे पीवाईक्यू, लेकिन सब हो जाएंगे, बस फंडामेंटल इंटीग्रेशन पढ़ के आना। तो हो जाएगा dx by dy, ये उधर चल जाएगा माइनस ऑफ 1 by y इंटू एक्स इक्वल टू 2y स्क्वायर। तो ये dx by dy में लीनियर थी, ये हो गया p, ये हो गया q। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका आ जाएगा अगेन e की पावर इंटीग्रेशन p dy, e की पावर -1 by y dy हो जाएगा। सॉल्व अप कर लोगे, आगे तो कुछ भी नहीं है। फॉर्मूला पुट अप करो, फॉर्मूला क्या आएगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू होल इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस c। अंडरस्टूड है? बोलो। यस सर। ठीक है, ठीक है। अब देखो इसमें भी है ना एक और अच्छी वेराइटी आती है, रिड्यूसिबल टू लीनियर, बर्नौलीज इक्वेशन करके आती है ना, तो बहुत अच्छा है वो टॉपिक। तो आपके पास अब है ना दो टॉपिक बचने इस चैप्टर में, एक तो रिड्यूसिबल टू लीनियर और दूसरा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के 4 तरीके होते हैं, वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस, लीनियर और एग्जैक्ट। एग्जैक्ट थोड़ा सा टफ होता है, टफ तो क्या मतलब उसमें थोड़ी चीजें ज्यादा ध्यान रखनी पड़ती है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है आपका वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही है, ठीक है। तो लीनियर आज अपन ने फंडामेंटल पढ़ लिया था। अब आपका काम ये है, देखो आपको करंट टॉपिक को भी मिस नहीं करना है, वो पीवाईक्यू असाइनमेंट तो करना ही है, करंट टॉपिक भी साइड बाय साइड आपको ढंग से करना है, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग घर जाके, अगर जिसने एनसीईआरटी नहीं कर रखी हो पहले, तो वो लोग जिसको फंडामेंटल कवर करना है वो एनसीईआरटी से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है, और जिसने एनसीईआरटी कर रखी हो तो वो मॉड्यूल से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन ट्राई कर लेना। क्लियर है? यस सर। ठीक। अभी लीनियर में रिड्यूसिबल टू लीनियर बाकी है, इसलिए ना वैसे क्वेश्चन आए तो छोड़ देना, और एग्जैक्ट बाकी है। उसके अलावा जो क्वेश्चन हो होमोजीनियस, वेरिएबल सेपरेबल और ये सब, तो आप ट्राई कर लेना। अब अपने अगली क्लास कब होगी? फ्राइडे को, है ना? तो फ्राइडे वाली क्लास में अपन फंक्शन की पूरी कंप्लीट पीवाईक्यू वाली वर्कशीट डिस्कस करेंगे। तो आपको कल बचे हुए क्वेश्चन ट्राई करना है, फिर उसके बाद बचे हुए क्वेश्चन परसों ट्राई करना है। तो फ्राइडे वाली क्लास तक आपका फंक्शन का पीवाईक्यू वाला असाइनमेंट कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो वो असाइनमेंट डिस्कस करने के बाद फिर मैं रिड्यूसिबल टू लीनियर हम ट्राई कर लेंगे, और एग्जैक्ट भी थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे। फिर सैटरडे वाली क्लास में डिफरेंशियल इक्वेशन के पीवाईक्यू, सारे पीवाईक्यू डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है? तो सैटरडे तक ये वाला चैप्टर आपका वाइंड अप हो जाएगा। ओके, ठीक है, चलो, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू।